आज हम लोग वृत्त नामक चैप्टर जो 10वीं वर्ग का है, अभ्यास प्रश्नावली 10 में जिसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले भी मैंने वृत्त के विषय में आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा सार बिंदु को देखा जाए तो यह जो आकृति है यह वृत्त है। यहाँ एक केंद्र होता है, केंद्र से बाहरी परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वह व्यास कहलाता है, और जीवा उसे कहते हैं जो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाए, वह जीवा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर तो आपको पहले से बताया जा चुका है। फिलहाल मैं आपको इसका रिवीजन करा देना चाहूँगा, और यहाँ जो यह इस जीवा के द्वारा जो यह क्षेत्र काटा गया है इसको वृत्तखंड कहा जाएगा, और फिर दो त्रिज्याओं के माध्यम से जो खंड को काटा जाएगा, जिस खंड को उसे त्रिज्यखंड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो त्रिज्या के माध्यम से आपने यह चित्र देखा, यह त्रिज्यखंड है। यहाँ पे यह कोण प्राप्त होता है और उस कोण के हिसाब से यह त्रिज्यखंड। तो ये जो छोटा खंड जो आपको मिला है यह मतलब लघु त्रिज्यखंड है, और यह जो बड़ा इधर जो प्राप्त हुआ है इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। और यह जो आकृति यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रही है यह चाप है, जिसे हम लोग लघु चाप कहते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्थिति है यह दीर्घ चाप मतलब कहलाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से तो आप पहले से अवगत होंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मैंने कई बार बताने का प्रयास किया है और आपने देखा भी है। फिलहाल मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन चीज़ों को बताया जा रहा है। फिलहाल अब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि एक वृत्त है, वृत्त के बगल से एक रेखा अगर गुजरती है, यदि इसे तिर्यक नहीं करती है तो यह जो रेखा है यह अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और एक वृत्त है और इसे कोई रेखा ऐसे गुजरती है, मतलब उसको काटते हुए निकलती है, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर के लिए अत्यंत जरूरी है और जिसकी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो यदि किसी वृत्त से एक रेखा इस तरीके से गुजरे कि इस वृत्त में एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल जाए तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। और इस चैप्टर में हम लोग इसी रेखा के विषय में मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे और उसे जानना चाहेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो वृत्त है इसमें जो केंद्र होती है, केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर अगर रेखा मिलाई जाए तो यह त्रिज्या हो जाएगी, तो यह 90 डिग्री के एंगल पे होगी। इसको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अब हम लोग वृत्त में एक स्पर्श रेखा को देखते हैं, और यहाँ केंद्र से एक त्रिज्या मिलाई जाती है, तो यह 90 डिग्री के एंगल के साथ होती है। अब अगर यहाँ से यहाँ पे एक थ्योरम बनता है 10.1, जहाँ यह कह रहा है थ्योरम कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात यहाँ पे आपको साबित करना है कि 90 डिग्री पे होती है। थ्योरम है जिसको उन्नयन की वीडियो से मैंने दिखाने का प्रयास किया है क्लासरूम में, फिलहाल उसे समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है 90 डिग्री की एंगल के साथ यह जुड़ा हुआ है, आपको दिखाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी आपको बार बार बताया गया है कि वृत्त में जो त्रिज्या होती है वह त्रिज्या सबसे छोटी दूरी होती है। अगर उससे बड़ी दूरी लेते हैं तो वह वृत्त के बाहर चली जाएगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा समकोण त्रिभुज के माध्यम से कि त्रिभुज में अगर जो लाइन है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वह सबसे छोटा लाइन होगा, उसकी जो तीसरी रेखा होगी वह इससे ऑलवेज बड़ी होगी, क्योंकि तीसरी रेखा जो है कर्ण होती है और वह ऑलवेज बड़ी होगी, क्योंकि कहीं भी विकर्ण, कहीं भी किसी रूम को ही लेकर के अगर देखा जाए,
ठीक है। तो वहाँ जो लंबाई होती है उस लंबाई से और उस चौड़ाई से जो कोना अगर लेकर के नापा जाए तो वह मतलब क्या है कि बड़ी होती है। इसलिए अब इसमें दिखाया जा रहा है अगर कोई दूसरी रेखा अगर हम यहाँ से लेते हैं तो वह बाहर निकल जाएगी। और चूंकि हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी किसी बिंदु की सबसे छोटी दूरी वह 90 डिग्री के एंगल पर ही होती है। अगर इसमें अगर हम बाहर करें तो इसका कोण भी छोटा हो जाएगा और इसकी लंबाई जो है बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब सबसे छोटी दूरी होती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसके माध्यम से आप 10.1 के मतलब प्रमेय को समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वृत्त जो है इसके अंदर अगर कोई मतलब बिंदु हो तो इसको अंतः बिंदु कहा जाता है, और अगर बाहर कोई बिंदु हो तो इसको बाह्य बिंदु कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर आगे एक वृत्त पर एक बिंदु से मात्र 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अगर कोई पूछे कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे जो है अब हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हम लोगों ने देखा। अब 10.1 को बनाने का प्रयास करेंगे कि 10.1 को कैसे बनाया जाए। तो प्रश्नावली 10.1 में आप देखिएगा तो पहला सवाल है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो मैंने आपको बता दिया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु से ज्यादा पर नहीं कर सकती है। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त है, और यहाँ 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करे वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे वृत्त है और इसकी समानांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं। 2 से यहाँ 2 और 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है, जैसे कि यह जोड़ी इसके और यह जोड़ी इसके, अर्थात वृत्त में 2 जोड़ी 2 स्पर्श रेखाएं जो समानांतर हो सकती हैं। आगे एक वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, एक वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्त, ऑब्जेक्टिव सवाल हो या सब्जेक्टिव सवाल हो, उसको बनाने से पहले आपको उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है जो उभयनिष्ठ है एक रेखा में, तो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श बिंदु होगी कहलाती है। आगे प्रश्न है कि 3 cm त्रिज्या वाले वृत्त के PQ वाली रेखा से PQ करने पर इतना इतना प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर है 10.1 का, वो यह है 10.1 का 3 नंबर सवाल है कि 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त है जो P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। मान लीजिए यहाँ से एक रेखा निकल रही है जो PQ है, Q पर स्पर्श करती है, तो OQ बराबर 12 cm, तो PQ की लंबाई बतानी है। तो यहाँ जो है OQ बराबर 12 cm, OQ यहाँ Q होगा और यहाँ P पर स्पर्श कर रही है, तो OQ बराबर 12 cm और यह आपका 5 cm प्राप्त है ही। तो समकोण त्रिभुज के नियमानुसार अब यहाँ पे प्राप्त होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इस सूत्र से आप लिख सकते हैं। त्रिभुज बनाने का भी तरीका होना चाहिए। त्रिभुज मतलब क्वेश्चन को OQP में कोण P बराबर 90 डिग्री, और अब जो है पाइथागोरस प्रमेय से QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ
QP का मान नहीं दिया गया है, QP का मान निकालना है तो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, फिर QP स्क्वायर बराबर OQ का मान है आपके पास 12 का स्क्वायर माइनस OP है आपके पास 5 का स्क्वायर, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144, 5 में 5 कीजिए तो 25। अब इधर जो स्क्वायर जो है इधर जब आएगा तो रूट में आ जाएगा, आपको पहले भी ये बात पता होगा, अर्थात QP बराबर हो जाएगा यहाँ 4 से जो है 5 घटेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर 13 में से 2 जाएगा तो 11, 119 cm आंसर। इस तरह से आपका 3 नंबर पूरा होता है। और 4 नंबर सवाल में दिया जा रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। एक वृत्त बना देना है, ठीक है, और यहाँ से जो है एक स्पर्श रेखा खींच देना है और एक जो है दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा, और दूसरी जो है एक छेदक रेखा खींच देना है। बात खत्म। इस तरीके से आपका यह 4 नंबर सवाल भी पूरा होता है। 10.1 वाला चैप्टर पूरा होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में 10.2 को जो है पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, और 10.2 वाला जो वीडियो है मतलब बनेगा वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अभी जो इधर 1 नंबर जो क्वेश्चन बना हुआ है, 1 या 2 जो खाली स्थान की पूर्ति कर रही है, अभी प्रश्न जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चन को बना करके और उसे अपने ध्यान में रखने की पूरी कोशिश करें, आपकी मतलब परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चीज छूट गया है, यहाँ पे या का निशान आप लोग जरूर दे दीजिएगा, या और भी आप दे सकते हैं इंग्लिश में लिखते हुए। और यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको जब आंसर मिल जाए तो QP बराबर रूट अंडर 119 लिख करके इसको कोष्ठ में घेरते हुए इसको पूरा प्रूव्ड कीजिए, मतलब आंसर लिखिए। हाईलाइटेड रहेगा तो जब अच्छा रहेगा, जब साबित करने वाला बात होता है तो प्रूफ लिखा जाता है, आंसर लाने के लिए ऐसे लिखिए। चलिए अब हम लोग प्रमेय 10.2 देखेंगे, जिसमें बताया जा रहा है प्रमेय 10.2 में बताया जा रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रमेय यह कहता है कि अगर कोई वृत्त है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अर्थात यहाँ पे यदि O देते हैं, फिर यहाँ P, फिर यहाँ Q और यहाँ R, तो ऐसी स्थिति में PQ बराबर होगा PR के। यह आपको साबित करना है। प्रमेय यही कहता है 10.2 कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सिद्ध करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है और अब भी बताना चाहेंगे कि किसी भी सवाल को या थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखिएगा। तो आप इसके लिए साधारण प्रतिज्ञा दे करके लिख सकते हैं कि माना कि एक COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं एक PQ और एक PR खींची गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। मैं बातों को तेजी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोकते हुए इस बात को लिखिएगा। और फिर उसके बाद साधारण प्रतिज्ञा के बाद आपको रचना लिखना होता है। रचना देकर के दीजिए। रचना सब सवालों में नहीं होता है, किसी में लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको रचना लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको देखिए स्थिति क्या निकल रही है। जब PQ स्पर्श है और PR स्पर्श है तो यहाँ पे स्थिति क्या निकल रही है, केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी, जो आपको पहले मैंने 10.1 में बताया था। अब यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अब आपको PR के बराबर जो है PQ को साबित करना है। तो इसके लिए आप रचना ले लीजिएगा। आप दिमाग से भी सोच करके ले सकते हैं। रचना में आप डॉट लाइन के माध्यम से P से O को मिलाइएगा, अर्थात और लिख दीजिएगा P से O को मिलाया।
ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया POR और POQ। ऐसी स्थिति में अब दो त्रिभुज बन गया। अब यदि हम लोग दोनों त्रिभुज के यदि समरूप कर देते हैं तो मुझे ऐसा है कि यह जो है PR जो है PQ के बराबर हो जाएगा। आशा का एकदम मतलब एकदम पक्का है कि PR जो है PQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण जो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ समकोणिक होते हैं, कोण समकोणिक होता है और भुजाएं जो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ POR और POQ जो है हम लेते हैं तो लिखेंगे अब प्रमाण दे करके। ध्यान दीजिएगा, आपको साधारण प्रतिज्ञा, रचना और प्रमाण हमेशा देना पड़ता है। प्रमाण की जगह पर आप विशेष प्रतिज्ञा या उपपत्ति वगैरह भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमाण दे करके त्रिभुज POR एवं त्रिभुज POQ में आप देखिएगा तो कोण R बराबर है आपके कोण Q के। आप ध्यान दीजिए, जब POR लिखिएगा तो यहाँ पे आपको POR का ही कोण या भुजा लिखना पड़ेगा बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? स्पर्श रेखा से। आपको एकदम क्लियर पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा स्पर्श बिंदु से, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर काट लिए जा सकते हैं। और अब पूरा डिटेल लिखिएगा, आपको कहीं से किसी दृष्टिकोण से छोड़ना नहीं है किसी पॉइंट को कि नंबर को कोई काट सके। OR बराबर होगा OQ के त्रिज्या से, और फिर OP दोनों में आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो को भुजा और एक कोण जो है आपस में क्या होता है? बराबर होता है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज POR समरूप त्रिभुज POQ किस नियम से? SSA से। इसको SAS अभिगृहित लिखा जाएगा। लिखावट के तरीके से भी आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। लिखने का तरीका भी आपका बिल्कुल उचित होना चाहिए और हर पॉइंट से पॉइंट को मिलना होना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इस सब चीज़ों को, सब नियमों को जो है बराबर से लिखना पड़ता है। अब जो है यहाँ आपने देखा कि त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो बिल्कुल PR जो है, इसलिए PR जो है वह बराबर हो जाएगा PQ के। और इसी चीज को आपको प्रमाणित करना था, घेर करके आप प्रूव्ड या प्रमाणित लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका यह सवाल पूरा हुआ। और ध्यान देने योग्य बात यह साधारण प्रतिज्ञा को थोड़ा सा बड़ा लिखें, हाईलाइटेड करके लिखें, फिर त्रिकोण अच्छा से दें, रचना वगैरह सब प्रमाण, मतलब ये जो मेन चीजें इसमें फोकस होनी चाहिए। त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो रहा है, यह फोकस होनी चाहिए। और PR और PQ तो यह आपने सिद्ध किया, यह और भी हाईलाइटेड होने चाहिए कि अगर एग्जामिनर का ध्यान जो है तुरंत ही आपके मेन मुख्य पॉइंट पे जाए और आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको उदाहरण लीजिए। अब हम लोग उदाहरण 1 को देखते हैं, जिसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, सवाल यह कह रहा है कि दो समकेंद्रीय वृत्त है। या मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इसके अंदर जो एक छोटा वृत्त हो गया। यहाँ पर केंद्र समकेंद्रीय है, मतलब एक केंद्र होगा, दो को वृत्त होगा। इसमें बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़ा जो वृत्त है, इसकी बड़े वृत्त की जो जीवा है वह छोटे वृत्त को जब स्पर्श करती है तो यहाँ जो एक केंद्र पर यह बन रहा है, मान लीजिए यह केंद्र जो है O मान लेते हैं और यह P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह दिखाना है कि यह समद्विभाजित करती है। अर्थात समद्विभाजित का मतलब होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी शब्द को तोड़िए और तोड़ने के बाद उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित होना समद्विभाजित कहलाता है। अर्थात यहाँ पर AB जो है समान दो भागों में, अर्थात AB बराबर PB हमें साबित करना होगा। तो यह बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। आप जैसे आपने प्रमेय को बनाया है वैसे आप बना सकते हैं कि एक मतलब दो
मतलब समकेंद्रीय वृत्त है, इसका केंद्र O है, जहाँ से P पर जो है स्पर्श रेखा है यह 90 डिग्री पर कटती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB मतलब बिंदु P AB के लिए क्या है, मतलब AB को समद्विभाजित करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तालमेल बना करके आप उसे मतलब बना सकते हैं, और उसके बाद हल दे करके आप लिख सकते हैं, या प्रमाण दे करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रमाण दे करके ही लिखा जाए, इसमें रचना भी अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए कैसे किया जाएगा इसका रचना। साधारण प्रतिज्ञा तो आप लिख ही लीजिएगा, यही सब बातें लिखनी है जो क्वेश्चन में दी गई है। रचना देखिए, रचना में हम ही करेंगे कि यहाँ से A से O को मिला देंगे, ठीक है, और फिर B से O को मिला देंगे। क्लियर। अब जो है लिखेंगे O से A को एवं B को मिलाने पर, O से A एवं B को मिलाने पर, A एवं B को मिलाया, ठीक है। तो अब जाकर के आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ, समझ रहे हैं ना। अब दोनों त्रिभुज में आपकी जो स्थिति है वह यह होगी कि दोनों त्रिभुजों में अब आपको अब प्रमाण देकर के बनाइएगा कि त्रिभुज OPA एवं त्रिभुज OPB में, तो दोनों कोण जो है में OA बराबर हो जाएगा आपका OB, कैसे, त्रिज्या से, और कोण P बराबर कोण P 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। इसके बाद OP दोनों में शामिल, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज OPA समरूप त्रिभुज OPB किस नियम से, SAS अभिगृहित से। आप लोग भी थोड़ा अपना अपना हाथ पांव चलाने का प्रयास कीजिए, सिर्फ शिक्षक के भरोसे मत रहिए। अब AP अब मतलब एकदम बिल्कुल जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं जो क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, समानुपाती भी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तब AB बराबर BP हो गया, जो प्रूव्ड हो गया। हम लोग को यही प्रूव करना था, प्रूव इसे नहीं करना था, मतलब इसके अर्थ को करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस तरह से यह प्राप्त होता है कि स्पर्श बिंदु वृत्त की जीवा छोटी जीवा को स्पर्श करती है। देखिए क्वेश्चन जिस लहजे में दिया रहता है, आंसर भी आप उसी लहजे में देने का प्रयत्न कीजिए। जैसे कि प्रश्न आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समन्वय करती है। तो आप लिख दीजिए, अर्थात अब यह प्राप्त हुआ कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अर्थात क्वेश्चन जिस लहजे में है उसी लहजे में लिख करके तब आप प्रूव्ड का निशान, प्रूव्ड के मतलब इस तरीके को लिखिएगा, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम लोग उदाहरण दूसरा देखेंगे। अब उदाहरण 2 को देखा जाए। उदाहरण 2 में सवाल कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यह पेचीदा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ केंद्र हो गया, केंद्र इसका O है, और बाह्य बिंदु T से, कहां से, T से, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक P तक जा रही है और एक Q। तो यहाँ P हो गया और यहाँ Q हो गया। अब यहाँ से जो है एक रेखा ऐसे लाइन पे आ रही है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में एक रेखा यहाँ से O पे भी मिल रही है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि कोण PTQ
बराबर पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू अर्थात इस कोण को यह कोण बराबर करना है इसके 2 गुने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, टी को 1 मान लिया जाए, इस कोण को 2 मान लिया जाए, और इसको 3 और इसको 4, और इसको मानते हुए हम लोग आगे बनाते हैं। तो अब देखा जाए कि अब मतलब जो चीजें होती हैं इसको रचना में माना जाएगा, रचना दे करके, या बिना रचना का भी आप मान सकते हैं कि माना कि कोण पी टी क्यू बराबर 1, कोण टी पी क्यू बराबर कोण 2, कोण ओ पी क्यू बराबर 3, कोण टी क्यू पी बराबर कोण 4। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को जो सिद्ध करना है, इसको तो सिद्ध करना है। अब हम लोग देखते हैं, अब हल दे करके, हल में आप लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो है आपस में बराबर होती है, अर्थात पी टी बराबर टी क्यू। इस चीज को हम लोगों ने 10 पॉइंट पर में 10.2 में सिद्ध किए हैं। तो आप यहाँ 10.2 लिख सकते हैं पर में 10.2, या नहीं तो आप यह लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, या पर में 10.2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अच्छा रहेगा कि चूंकि हम जानते हैं मतलब करके लिखना बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, क्योंकि मान लीजिए परीक्षा में आप लिखते हैं तो आप पर में 10.2 लिखिएगा तो एग्जामिनी जो है वह बुक थोड़ी ना आपकी तरफ पढ़ करके मतलब गया, वो पहले से अपना पढ़ाई किया होगा, उसी तरीके से वो जानता होगा। अगर सीधे क्लियर कर दीजिए क्यों ऐसा होता है, और कहीं कोई ऐसा जो 10.2 नहीं जानता हो वो भी जान लेगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, तो ठीक है, आप वैसे लिख सकते हैं। फिलहाल इतना पे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो जब पी टी बराबर हो जाएगा टी क्यू के, तो एकदम जाहिर सी बात है कि त्रिभुज क्या हो जाएगी, पी टी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। जब त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी, जब त्रिभुज समद्विबाहु होगी तो जाहिर सी बात है कि कोण 2 बराबर कोण 4 के हो जाएंगे। समझिए, कोण 2 बराबर कोण 4 के हो जाएंगे, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब त्रिभुज टी पी क्यू में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ कोष्ठ में लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आप वीडियो को देखते हुए रुक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180। अब कोण 1 इधर जाएगा, 2 कोण 2 बराबर 180 माइनस कोण 1, या का निशान देते चलिए। अब कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण 1 बटा 2। एक जो है 180 के साथ भी मतलब प्रक्रिया कर रहा है और एक के साथ भी, तो 1 बटा 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 180 माइनस कोण 1। ठीक है, अब जो है अब लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या 90 डिग्री के कोण के साथ जुड़ी रहती है। चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या
स्पर्श बिंदु पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री के कोण बनाती है। यह 10.1 में आपको मैंने बताया है। आप चाहे तो पर में 10.1 भी लिख सकते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि भी लिख सकते हैं। तो अब आपको प्राप्त होगा TPO, अर्थात कोण TPO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ 2 और 4 के बराबर था, समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं आप, समीकरण फर्स्ट से TPO बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब जगह पे आप लिख सकते हैं TPO जगह पे लिख सकते हैं TPQ, अर्थात कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। और कोण 2 का तो मान आपके पास था, यहाँ कोण 2 का मान आपके पास है यहाँ पे, समीकरण थर्ड, सॉरी अभी सेकेंड ही ना है, समीकरण सेकेंड से। तो कोण 2 का मान आपके पास था 180 माइनस कोण 1/2 बराबर 90। तो अब जो है प्लस 180 माइनस कोण 1, ठीक है, और प्लस कोण 3 बराबर 90। अर्थात अब यहाँ जो है, अब इसको हल किया जाए तो कोण 3 बराबर, आपको फाइनली इसको लेकर के इधर चलिए, तो 90 माइनस 1/2 गुना 180, जब इधर 1/2 दोनों के साथ गुना कर रहा है, प्लस 2 कोण, सॉरी माइनस 2 कोण 1, अब यह कट जाएगा 90, ठीक है। अब 2 इधर भाग कर रहा है, जरा करके गुना करेगा, अर्थात 2 कोण 3 बराबर 90 से 90 खत्म, बचाएगा कोण 1। यह पोस्ट में रहेगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 90 माइनस हो जाएगा, कट गया। अर्थात 3 की जगह पे हमने माना था कोण OPQ बराबर, कोण 1 की जगह पे माना गया था 2 कोण PTQ। इस तरह से यह प्रमाणित होता है। प्रूफ लिख दीजिए, उसके बाद फिर इसको दोबारा एक बार समझ लिया जाए। पहले उतार लीजिए। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। POQT में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 तो आपको हमने बता दिया था। आपको यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि PT बराबर होगी TQ के, और जब 2 भुजाएं बराबर होंगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 4 की वजह से समीकरण फर्स्ट मान लिया गया। फिर TPQ में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। कोण 1 कोण 2 कोण करके 4 जो 2 के बराबर है, समीकरण फर्स्ट से 4 जो 2 के बराबर है, 4 की जगह 2 लिख दिया गया। अब यहाँ पे 2 कोण 2 हो गया, कोण 1 इधर माइनस में आ गया, और 2 इधर गुना कर इधर के भाग में हो गया। अब यहाँ पे 2 दोनों में भाग कर रहा है, तो 1/2 को बाहर निकल लिया गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब TPO बराबर, TPO 90 डिग्री होता है, और हमने चूंकि करके आपको लिखवाया भी है। तो जब 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जो है त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री पर होती है। अब 90 डिग्री जब होने के बाद यहाँ पे 2 और 3 मिलकर के 90 डिग्री होंगे। 2 का मान यहाँ निकला था 180, 1/2 180 माइनस कोण 1, कोण 2 के जब हमने 180 माइनस कोण 1 के लिख दिया क्योंकि हमने को 3 को साबित करना है। तो 3 को हम रखेंगे, और 2 का मान यहाँ लेने पर 1/2 180 के साथ भी गुना करेगा और 1 के साथ भी गुना करेगा।
इधर प्लस में है दोनों, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 90 माइनस 1/2, 180 माइनस कोण 1/2। तो 1/2 से जब 2 से 180 कटेगा तो 90 बच जाएगा, और 2 ऐसे भाग के रूप में है, और जब ये भाग जब इधर जाएगा समीकरण के दूसरी तरफ तो गुना के रूप में 2 कोण 3 बराबर 90 से 90 कट गया, कोण 1 बच गया। 2 कोण 3 का मान हमने माना था OPQ को, और कोण 1 को माना था PTQ को। तो इस तरह से यह प्रमाणित होता है, और यहाँ आपको या वगैरह का निशान आपको देना होगा, या चलिए इस तरह से यह सवाल पूरा हुआ।